वो रीड नहीं करके जो भी क्लोज लिखे होंगे उनका समरी वे में आपको इलेबोरेट कर दूंगी। जैसे जो भी क्लोज कहेगा उसे वर्ड बाय वर्ड मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, बट उसका पूरा होल मीनिंग एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, तो जैसे कि रेगुलेशन 17 की हम बात कर रहे हैं, जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर बेस्ड है। अब आपको देखना है कि रेगुलेशन 17 सबसेक्शन 1 क्या बताता है। वो कॉम्पोजिशन की बात करता है। ठीक है, कॉम्पोजिशन की बात करता है। अब ए जो पॉइंट है वो कहता है, मैं इसको सरप्राइज में बता रही हूँ, कि जो कॉम्पोजिशन होना चाहिए आपका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का बेसिकली। ठीक है, और प्लस में एक वुमेन डायरेक्टर भी आपकी होनी चाहिए बेसिकली। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और एक वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए। अब नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या मिनिमम 50% होनी चाहिए, यानी कि 50% और उससे ज्यादा तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होनी चाहिए कॉम्पोजिशन में। तो बचे कितने, जो भी रिमेन रह गए वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होनी चाहिए, यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आपके लेस देन 50% होनी चाहिए ऑलवेज, जब भी आप कॉम्पोजिशन करोगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में अपॉइंटमेंट करोगे डायरेक्टर्स की। ठीक है, ये तो था ए क्लोज जो कहता है। बी क्लोज क्या कहता है, चेयरपर्सन के रिगार्डिंग है। अगर आपका चेयरपर्सन एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, तो आपके बोर्ड में हाफ मेंबर्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। ठीक है, जो डायरेक्टर्स होंगे हाफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे उनमें से। लेकिन चेयरपर्सन आपका नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, तो उसमें से जो भी आपके बोर्ड मेंबर्स हैं उनके ओनली 1/3 ही आपके इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। लेट्स एग्जाम्पल की हम बात करते हैं बी क्लोज में। क्या कहता है, जैसे मान लो हमारे 6 मेंबर्स हैं, ठीक है, और आपके जो नॉन एग्जीक्यूटिव मेंबर है उन्होंने बोला चेयरपर्सन बताना है, तो चेयरपर्सन आपका नॉन एग्जीक्यूटिव है, तो 6 का 1/3 आप कर दोगे। ठीक है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने होने चाहिए, यानी कि 2 ही होने चाहिए ओनली। लेकिन आपका चेयरपर्सन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, तो इस केस में हाफ होने चाहिए। ठीक है, तो अब हाफ कितने हो गए, 3, यानी कि 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे, और जो 3 डायरेक्टर्स होंगे अदर कोई भी, वो नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स पे होंगे। ठीक है, तो ये था बेसिकली बी क्लोज। अब उसमें एक प्रोविजो है कि हमने बोला कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना चाहिए, उस केस में आप हाफ मतलब उस केस में आप क्या करोगे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 1/3 रखोगे, हाफ नहीं रखोगे, है ना, क्योंकि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। लेकिन ऑल्दो वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, फिर भी आपको हाफ इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने हैं, 1/3 नहीं रखने। क्यों भाई, अभी तो हमने पढ़ा एग्जीक्यूटिव है तो हाफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव है तो 1/3 ओनली होनी चाहिए। बट यहाँ नॉन एग्जीक्यूटिव है फिर भी आप कह रहे हो हाफ रखो 1/3 नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो नॉन एग्जीक्यूटिव हो गए आपके, वो क्या है, प्रमोटर है, या रिलेटेड टू प्रमोटर है, या मैनेजमेंट का पार्ट है। अब ये सारी चीजें भी हो गई तो वो एक तरीके का एग्जीक्यूशन वाले पार्ट में आ गया आपके। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर हाफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वाले। ठीक है, ये था बेसिकली। अब रिलेटेड टू एनी प्रमोटर आप क्या कहते हो, अगर मान लो प्रमोटर आपकी कोई लिस्टेड एंटिटी है या अनलिस्टेड एंटिटी है बेसिकली, तो वहां पर जो भी डायरेक्टर्स होंगे आपके अदर देन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या वहां के एम्प्लॉयज वगैरह, ठीक है, तो उन्हें क्या माना जाएगा, डीम टू बी रिलेटेड टू प्रमोटर। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा बी क्लोज। अब सी क्लोज में क्या है कि पहले जो 2019 वाली थी वो हट गई है। अब 2020 से 1 अप्रैल 2020 से क्या बोला हुआ है कि आपके मिनिमम 6 डायरेक्टर्स होने चाहिए, यानी कि एक वुमेन डायरेक्टर तो अलग ही है ना, कॉम्पोजिशन एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव को मिलाकर 6 होने चाहिए, प्लस में एक हो गई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वुमेन डायरेक्टर। ठीक है, तो बेसिकली टोटल आपके 7 हो गए, तो आपकी कॉम्पोजिशन में मिनिमम इतने मेंबर्स होने चाहिए, रिक्वायर्ड है। ठीक है, डी क्लोज कहता है कि अगर मान लो कोई भी लिस्टेड कंपनी है उसके आउटस्टैंडिंग रह जाती है स्वेट इक्विटी शेयर्स, ठीक है बेसिकली, तो जो हाफ ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे ना वो कॉम्प्रोमाइज करेंगे फिर। तो उन्होंने क्या बोला है कि वैसे हमने बोला कि 1/3 और हाफ होने चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, लेकिन किसी कंपनी के आउटस्टैंडिंग रह गए हैं आपके एसआर इक्विटी शेयर्स, तो उस केस में भी हाफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे, चाहे वो नॉन एग्जीक्यूटिव हो चेयरपर्सन, चाहे एग्जीक्यूटिव। बेसिकली वो ये कह रहे हैं। ठीक है, अब इसका 1A क्लोज है, वो क्या कहता है, बेसिकली कोई भी लिस्टेड एंटिटी, ठीक है, अपॉइंट नहीं कर सकती किसी भी पर्सन को जो कि अटेन कर चुका है मोर देन 75 ईयर्स की एज, डायरेक्टर उसे अपॉइंट नहीं कर सकते। ठीक है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की तरह वो काम नहीं कर सकता। ठीक है, जब तक कि आप उसको स्पेशल रेजोल्यूशन पास ना करवा दे उसके अपॉइंटमेंट के लिए। ठीक है, जब तक आपका एसआर पास नहीं हो जाता उसके अपॉइंटमेंट के लिए विद एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अनेक्स करवा के उसके साथ। ठीक है, तो ये था बेसिकली। ठीक है, तो 75 ईयर्स के से हो जाते हैं, जब एक्सीड हो जाते हैं तो उसके इसमें आपको एसआर पास करना पड़ता है, अदरवाइज आप नहीं करवा सकते उनकी अपॉइंटमेंट। ठीक है, बेसिकली आपको अब जो कंप्लायंस उसके अलावा जो भी अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट के होंगे वो सारे भी फॉलो होंगे ही होंगे। ठीक है, अब उसके बाद 1C क्लोज क्या कहता है आपका, बेसिकली द लिस्टेड एंटिटी शैल इंश्योर दैट अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर, यानी कि जब भी आप अप्रूवल कर रहे हो किसी भी शेयर होल्डर का लेना पड़ता है ना अपॉइंटमेंट के टाइम पे, कब लोगे, या तो जो आपकी नेक्स्ट जनरल मीटिंग आ रही होगी तब, या विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट विच एवर इज अर्लियर, यानी कि आप 3 मंथ से ज्यादा का गैप नहीं ले सकते। आप ये कहो कि हाँ भाई अगले साल होगी एनुअल मीटिंग, नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, शेयर होल्डर्स की मीटिंग रखनी ही रखनी पड़ेगी अप्रूवल लेने के लिए अपॉइंटमेंट और री अपॉइंटमेंट की। समझ गए, ये था इसमें।
प्रोवाइडेड दैट अगर मान लो अपॉइंटमेंट वगैरह में वो भी, उसके अलावा जो भी सारे रेगुलेटरी अथॉरिटीज के आपको अप्रूवल वगैरह लेने हैं वो भी देंगे, ठीक है। तो ये 1C पेज में आपने पढ़ा। नेक्स्ट की हम बात करते हैं बेसिकली, उसमें क्या था कि जो भी पब्लिक सेक्टर कंपनीज वगैरह होती हैं बेसिकली जो भी है, ठीक है, उन पर ये एप्लीकेबल नहीं होता। क्यों भाई? उन पर वो फाइनेंशियल सेक्टर के अलग रूल्स रखते हैं, कोर्ट ट्रिब्यूनल वाले जो उन पर एप्लीकेबल है, तो उन पर वो अलग से एप्लीकेबल होता है बेसिकली, ठीक है। तो उन्होंने बोल दिया कि पब्लिक जो भी सेक्टर कंपनी है वो इंश्योर करेगी, अप्रूवल जब भी लेगी ना नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में, तो ले लेगी वो अप्रूवल अपॉइंटमेंट के लिए। लेकिन उसका एक और प्रोविजो क्या कहता है, रिक्वायरमेंट जो भी स्पेसिफाई कर रखी है वो एप्लीकेबल कब नहीं होगी, बस जब नॉमिनेटेड किसके थ्रू किया हुआ है। देखो जनरल अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट है बेसिकली, चाहे पब्लिक सेक्टर वाली कंपनी है वो तो नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में होगा या फिर 3 मंथ्स विच एवर इज अर्लियर होगा। लेकिन कोई ऐसा डायरेक्टर जो कि नॉमिनेट ही आपका कोर्ट ट्रिब्यूनल के थ्रू किया हुआ है बेसिकली, समझ रहे हो, तो उस केस में अप्रूवल लेने की क्या जरूरत है, उसे तो खुद ही गवर्नमेंट अथॉरिटी ने अप्रूव किया है ना, इसीलिए वहां पर अप्रूवल लेने की नीड नहीं होगी, ठीक है। एंड बी क्लोज क्या कहता है अब इसका, अभी तक हम 1 कैपिटल A वाला क्लोज पढ़ा, आपने BC पढ़े, अब हम देख रहे हैं बी क्लोज क्या कहता है इसमें, कि द अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट जो भी होगी, अगर पहले किसी की रिजेक्ट कर दी है शेयर होल्डर्स ने, पहले आपने कभी उनके लिए सजेशन दिया होगा या रिकमेंड किया होगा, तो उन्होंने क्या कर दी होगी, रिजेक्ट कर दी होगी बेसिकली। लेकिन अब आपको फर्दर मीटिंग में लेनी है, ठीक है, नेक्स्ट मीटिंग्स वगैरह में लेना है, तो उस केस में आपको अप्रूवल शेयर होल्डर्स का लेना पड़ेगा पहले। अगर वो रिजेक्ट करने के बाद आप दोबारा उसी कैंडिडेट को चाहते हो कि हाँ भाई वही बने डायरेक्टर्स, तो उस केस में, ठीक है। तो ये था क्लोज। अब उसके बाद इन्होंने बोला कि जो रिजेक्ट किया गया था शेयर होल्डर, हमने बताया ना, लेकिन आपको अगेन अपॉइंट करना है तो आपको शेयर होल्डर का अप्रूवल अगेन लेना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको क्या करनी पड़ेगी, डिटेल एक्सप्लेनेशन एंड जस्टिफिकेशन भी आपको NRC कमेटी से लेनी पड़ेगी बेसिकली, ठीक है। NRC कमेटी से लेनी पड़ेगी। उसमें आप क्या देखेंगे कि NRC कमेटी से आपको डिस्क्लोजर लेना पड़ेगा, ठीक है, उसकी अपॉइंटमेंट वगैरह के लिए, ठीक है। NRC नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी जो बेसिकली आप बात करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि विद इफेक्ट फ्रॉम अब 1 अप्रैल 2024 से क्या हो गया था आपका, बेसिकली द कंटिन्यूएशन ऑफ डायरेक्टर सर्विंग ऑन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल बी। अब आपको क्या होना था कि अब आपको 2024 से आए विद इफेक्ट 1 अप्रैल 2024 से, कि जो भी अब आपको सब्जेक्ट टू अप्रूवल हो गया शेयर होल्डर्स का, जनरल मीटिंग में एटलीस्ट वंस लेना ही लेना पड़ेगा आपको एवरी 5 ईयर्स में फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट। यानी कि आप जब भी किसी की अपॉइंटमेंट करते हैं या रीअपॉइंटमेंट करते हैं, ठीक है, तो उस केस में आपको क्या है, हर 5 साल में एक बार तो अप्रूवल लेना ही लेना पड़ेगा शेयर होल्डर की मीटिंग से। उससे पहले ये नहीं होता था, हर 5 साल में नहीं लेना पड़ता था आपको। हम यही कहते थे हाँ भी अटेन कर लेते हैं 75 ईयर्स की, तब आप लेते थे अप्रूवल, लेकिन नहीं, विद इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 1 2024 अब आपको लेना ही लेना है मैंडेटरी, हर 5 साल में एक बार उनके अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट के लिए, ठीक है। तो अब जो भी इससे पहले मान लो क्या होता था, अब अभी तो हमने बोला कि अप्रैल 1 2024 के बाद जो अपॉइंट होगा उसके केस में आपको लेना ही लेना है, ठीक है। लेकिन जो पहले से अपॉइंटेड है, पता नहीं उन्हें कितने कितने साल हो गए, 5 साल 6 साल 10 साल, मतलब टिल 31 मार्च 2024, क्योंकि ये तो आपकी 1 अप्रैल से आई है। उससे पहले का क्या होता था, तो उससे पहले का जो भी अब आपकी नेक्स्ट इमीडिएट आने वाली है ना आपकी एनुअल जनरल मीटिंग, उसमें आप अप्रूवल ले लो। 31 मार्च 2024 के बाद जो भी अब जनरल मीटिंग है आपकी, उसमें आप पिछले जो भी है उनका अप्रूवल ले लो, फिर बेसिकली ये बोला था इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट, अब वही वाली बात थी, इसमें भी ये सारी चीजें एप्लीकेबल हो जाएगी जो हमने पढ़ा कि हाँ भाई पिछली कंपनीज के जैसे हम बता रहे थे SR चाहिए होता है, 75 ईयर्स की एज हो जाती है, ठीक है, तो उस केस में आपको अप्रूव करवाना पड़ता है। अब हमने ये वाला दूसरा क्या पढ़ा कि अभी हमने बताया कि हर 5 साल में अप्रूवल, अब अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट का शेयर होल्डर से अप्रूव करवाना ही पड़ता है नॉर्मल केस में भी, चाहे 75 ईयर्स की एज ना हो। वो भी उन्हीं सब पर एप्लीकेबल है जिन पर 75 ईयर्स की एज वाला था, और जिन पर वो एप्लीकेबल नहीं था, जैसे मान लो कोई भी नॉमिनेटेड किसके थ्रू किया गया, अभी हमने बताया कोर्ट ट्रिब्यूनल वगैरह के थ्रू, तो उनमें हर 5 ईयर्स में आपको लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो नॉमिनेटेड है आपकी गवर्नमेंट अथॉरिटीज के थ्रू किए जाते हैं बेसिकली, ठीक है। अब आप नेक्स्ट बात करते हो कि जो भी है फिल कैसे की जाएगी, अगर मान लो कोई भी वैकेंसी हो जाती है, कोई भी वैकेंट कर देता है आपका शेयर होल्डर, तो उस केस में वो फिल कैसे की जाएगी बेसिकली, ठीक है। तो जब भी आप फिल की बात करेंगे तो फिल कैसे की जाएगी, वो 3 मंथ्स के अंदर अंदर, नॉट लेटर देन 3 मंथ्स, ठीक है, तब आपको करना है। और सारे कंप्लाइंस वगैरह फुलफिल करने हैं एट द अर्लीस्ट पे, ये नहीं कि आप कंप्लाइंस वगैरह को अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि वैकेंसी थी, नहीं। अगर मान लो उस वैकेंसी की वजह से कोई भी कंप्लाइंस आपका रह जाता है, रेगुलेशन 18, तो समझ रहे हो, 18 हो गई, 19 होगी, 20 होगी, जो भी कमेटीज की है बेसिकली, ऑडिट की, NRC की, SRFC की, ठीक है, अगर वो सारे कंप्लाइंस भी आपको करने हैं, अगर आप नहीं कर पाते हो तो वो सारे कंप्लाइंस आपको विद इन 3 मंथ्स के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ वैकेंसी आपको करने ही करने पड़ते हैं, ठीक है। तो और ये सारा आपको पता है, लेकिन ये जो हमने अभी पढ़ी सब रेगुलेशन अप्लाई नहीं होती लिस्टेड एंटिटी पे, जो फुलफिल कर देता है ये उनके लिए है, अगर आप फुलफिल नहीं करते हो
ठीक है, नॉन कंप्लाइंट बन जाते हो, लेकिन अगर आप फुलफिल कर देते हो तो आपको नॉन कंप्लाइंट का स्टेटस नहीं दिया जाता बेसिकली। अब सेकंड पे आते हैं हम। ठीक है, सेकंड क्लोज वो क्या कहता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कब मिलेंगे, मीट एटलीस्ट 4 टाइम्स इन अ फाइनेंशियल ईयर। हमने बताया एवरी क्वार्टर में मीटिंग होती है, तो आपके साल में 4 मीटिंग होगी, एक क्वार्टर में एक मीटिंग होगी आपकी। ठीक है, बेसिकली 3 3 मंथ्स के क्वार्टर हो गए आपके। ठीक है, तो 4 मीटिंग ऐसी हो गई 4 क्वार्टर के अकॉर्डिंग। ठीक है, 12 मंथ्स में तो 4 मीटिंग होगी। और जो मैक्सिमम गैप है आपका 120 डेज का होगा मीटिंग्स के बीच में। ठीक है, अब कॉरम की आप बात करते हो। ठीक है, पहले 2019 तक अलग था, लेकिन अब 2020 से आ गया है। पहले टॉप 1000 पर होता था एप्लीकेबल, बट विद इफेक्ट फ्रॉम 2020 अप्रैल 1 2020 से अब टॉप 2000 पर एप्लीकेबल होने लग गया है। यानी कि जो टॉप 2000 कंपनीज हैं अब उन पर भी एप्लीकेबल है, पहले नहीं होता था। क्या है कॉरम, 1/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर या फिर 3, विच एवर इज हाई। ठीक है, प्लस में एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो होना मैंडेटरी है। ये आपके कोरम की बात होती है। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में जब भी आप कोई मीटिंग करते हो, कुछ करते हो, तो उसमें कोरम आपकी फुलफिल होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, और एक चीज और क्लैरिफाई की थी इन्होंने, अगर मान लो कोई वीसी वगैरह से या फिर ऑडियो या फिर वर्चुअल जो भी मीटिंग अटेंड करते हैं, क्या उन्हें भी कोरम में काउंट किया जाएगा? बिल्कुल, उन्हें भी काउंट किया जाएगा। ओनली फिजिकल काउंटिंग नहीं होती इसमें, आप क्या है वीसी वाली भी वर्चुअल काउंटिंग को भी आप कोरम में काउंट कर सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे, पीरियोडिकली रिव्यू करते रहेंगे जो भी कंप्लाइंस वगैरह लिए हैं, जो भी प्रोसीजर्स फॉलो किए जा रहे हैं। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो भी लिस्टेड एंटिटी के होंगे वो क्या सेटिस्फाई करेंगे सक्सेशन प्लान वगैरह के लिए, अपॉइंटमेंट वगैरह की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। ठीक है, फिफ्थ एक कहता है कि आपको कोड ऑफ कंडक्ट है वो भी अबाइड करना है। ठीक है, सारी ड्यूटीज वगैरह जो भी होगी मेंशन होगी उसे फुलफिल करना है। ठीक है, ड्यूटीज को भी अबाइड करना है आपको। एंड नेक्स्ट आपके क्या है, रिकमेंड करते हैं बेसिकली क्या क्या फीस हो सकती है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की, उनको सेटिंग फीस के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, यही बोल रहे हैं। और अप्रूवल, अगर मान लो सारी फीस कंपनसेशन तो आप देते हो सारे डायरेक्टर को, इंक्लूडिंग डायरेक्टर को भी। ठीक है, अब ये सारी इन सारी चीजों के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, एक अप्रूवल लेना पड़ता है शेयर होल्डर से। ठीक है, जब भी आप जो भी आप पेमेंट करते हो। लेकिन इन्होंने बोला है अप्रूवल लेने की जरूरत कब नहीं होती, जब वो सेटिंग फी जो भी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को आप क्या कर रहे हो, जो भी आपके कंपनीज एक्ट के प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग दे रहे हो, उससे एक्सीड नहीं कर रहे। जो मैनेजरियल रेमुनरेशन की आप बात करते हो बेसिकली, ठीक है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के लिए या फिर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को जो भी आप फीस देते हो वो आपकी कंपनी से 2013 के अकॉर्डिंग तो दे रहे हो आप। ठीक है, तो उसमें आपको लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई भी सीजी का अप्रूवल या फिर कोई भी शेयर होल्डर्स के अप्रूवल की, क्योंकि आप कंपनीज एक्ट में जो मेंशन है वो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो। ठीक है, उससे एक्सीड करते हो तब आती है दिक्कत। अब मान लो अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर, मान लो किसी को आप स्टॉक ऑप्शन वगैरह दे रहे हो, ठीक है, कोई भी ये सारी चीजें प्रोवाइड करवा रहे हो, ठीक है उन्हें, तो उस केस में आपको अप्रूवल लेना पड़ता है। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर में उस केस में, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, उन्हें एक तरीके का बेनिफिट दे रहे हो, अलग से चीज में स्टॉक दे दिया, ऑप्शन दे दिए, और मैक्सिमम उसकी जो भी लिमिट अप्लाई होती है वही आप दे सकते हो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को, तो उसके लिए भी आपको अप्रूवल लेना पड़ता है। अब उसके अलावा इन्होंने बोला कि जो भी अप्रूवल होता है शेयर होल्डर्स का बाय स्पेशल रेजोल्यूशन एवरी फाइनेंशियल ईयर में लिया जाएगा, जब भी आपका रेम्यूनरेशन क्या होता है, वैसे हमने बताया कंपनी सेक्टर अकॉर्डिंग एक्सीड नहीं होता तो नो नीड फॉर शेयर होल्डर अप्रूवल। बट अगर आपका एक्सीड हो जाता है रेम्यूनरेशन, ठीक है, जब भी आप नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को पे करते हो वो एक्सीड हो जाता है आपका 50% ऑफ ऑल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के केस में, यानी कि आप 50% जो भी रिम्यूनरेशन पे किया जा रहा है ना सारे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को, ठीक है, या फिर किसी भी सिंगल को, ठीक है, उससे एक्सीड कर जाता है 50%, तो उस केस में आपको शेयर होल्डर अप्रूवल लेने की रिक्वायरमेंट होती है। बेसिकली ये बोला हुआ है यहाँ पे, कब लेना होता है कब नहीं लेना होता। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को आप कोई भी स्टॉक ऑप्शन नहीं दे सकते, जैसे कि हमने बोला नॉन एग्जीक्यूटिव को दोगे बट इंडिपेंडेंट को नहीं दे सकते, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट को भी नॉन एग्जीक्यूटिव का पार्ट मानते हैं, क्योंकि वो इंडिपेंडेंस होता है, बायस होता है, वो कोई मैनेजमेंट का पार्ट नहीं होता, तो उससे आप एग्जीक्यूटिव ट्रीट नहीं कर सकते। अब उसके अलावा जो भी उन्होंने बोला है कि अब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, अभी हमने नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की बात की उसे कैसे कैसे रेमुनरेशन देना है, अब आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की बात करते हो, ठीक है, जो भी आप उन्हें देते हो उसमें भी अप्रूवल आपको जनरल मीटिंग में लेना पड़ता है। कब, अगर जनरल में लेना पड़ता है कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग करते हो जैसे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का है, बट कब लेना पड़ता है हमने बताया एक्सीड हो जाती है लिमिट 50%। अब इस एग्जीक्यूटिव के केस में कौन सी लिमिट एक्सीड होती है तब लेना पड़ता है, देखो 5 करोड़ या फिर 2.5% ऑफ नेट प्रॉफिट विच एवर इज हाई, अगर ये एक्सीड हो जाती है तब लेना पड़ता है। ठीक है, बेसिकली, या फिर एग्रीगेट हो जाता है आपका रेम्यूनरेशन एक्सीड 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट, तब आपको लेना पड़ता है। ठीक है, और एक दिन मोर देन, मान लो एक डायरेक्टर से ज्यादा है और उनको आप एग्रीगेट एनुअल रेम्यूनरेशन एक्सीड दे रहे हो 5% से ज्यादा नेट प्रॉफिट का, ठीक है, तब। और ये सारी चीजें आपकी एप्लीकेबल होती है एक्सपायरी के टर्म तक। ठीक है, और नेट प्रॉफिट आपका कैलकुलेट कैसे किया जाता है वो आपका कंपनी एक्ट का पार्ट है, अकाउंट का सेक्शन 198 के अकॉर्डिंग। ठीक है, और उसके अलावा आपने पढ़ा कि मिनिमम जो भी इन्फॉर्मेशन है प्लेस करनी है बोर्ड के सामने, सीईओ सीएफओ आपका कंप्लाइंस सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाते हैं बोर्ड मीटिंग में क्वार्टरली में। ठीक है,
और जो भी आपका पार्ट बी ऑफ शेड्यूल सेकंड में जैसे बता रहे हैं वो सारी डिटेल। अब लिस्टेड एंटिटी ले डाउन भी करती है सारे प्रोसीजर, इन्फॉर्म करती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को क्या क्या रिस्क असेसमेंट है, कैसे कैसे उसे मिनिमाइज किया जाएगा, बेसिकली क्या क्या इवेल्युएशन लेके आएंगे, क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन के प्लान लेके आएंगे, क्या परफॉर्मेंस होगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, क्या फुलफिलमेंट होगा। बेसिकली मतलब इवेल्युएशन की जब भी आप बात करते हो तो उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होगी, परफॉर्मेंस देखी जाएगी, फुलफिलमेंट कर रहा है नहीं कर रहा, वो इंडिपेंडेंस का क्राइटेरिया, बेसिकली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन के टाइम पे देखोगे आप वो सारी चीजें जो उससे रिलेटेड है, ठीक है। सब्जेक्ट टू इवेल्युएशन है उस पर वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा क्योंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो वो बायस हो जाएगा, अपने लिए ही करेगा तो, ठीक है। सारी चीजें आपको कनेक्ट करनी है, कोई भी स्पेशल बिजनेस वगैरह है तो उसका रीजन बताना है आपको, ठीक है। जो भी ट्रांजेक्ट किया जाएगा जनरल मीटिंग में उसकी अटैचमेंट लगानी है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लगानी है बेसिकली। अब रेगुलेशन 17 है, ये क्या कहता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप की बात करता है। पहले 2019 का अलग था, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 से क्या हो गया कि 7 लिस्टेड एंटिटीज से ज्यादा कोई भी पर्सन डायरेक्टर नहीं हो सकता, यानी कि एक डायरेक्टर एक टाइम पे 7 लिस्टेड एंटिटी से ज्यादा का डायरेक्टर नहीं हो सकता, ठीक है। ये उसके अलावा उन्होंने बोला है, ठीक है, एक तो 7 लिस्टेड एंटिटी का डायरेक्टर भी नहीं होगा और 7 लिस्टेड एंटिटी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो 7 से ज्यादा का नहीं होगा, दोनों ही, ना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ना नॉर्मल डायरेक्टर, लेकिन इन केस मान लो कोई भी पर्सन है, कोई भी डायरेक्टर है, बेसिकली वो होल टाइम डायरेक्टर वगैरह है, मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह, तो इस केस में वो 3 एंटिटीज से ज्यादा का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं हो सकता। जनरल वे में तो 7 एंटिटीज तक का उसे अलाउड है, बट जैसे कि हमने बताया वो होल टाइम डायरेक्टर भी है किसी और कंपनी में, उसी में नहीं किसी और में मैनेजर वगैरह भी है, तो उस केस में वो 3 लिस्टेड एंटिटी का ही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है, ठीक है। बेसिकली तो ये हमने डिटेल में आपको मैंने रेगुलेशन 17 पूरी कवर करवाई है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि वर्ड बाय वर्ड रीड किया है, उसको एक्सप्लेन किया है बहुत इजी वे में, और शॉर्ट क्रिस्पी बनाई है रेगुलेशन, इसीलिए सिंगल रेगुलेशन ही कंप्लीट कर रही हूँ। आई होप आपको समझ आई होगी अच्छे से, एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर दिस